जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर में संचालित ग्रामीण एवं शहरी जन कल्याण शिविरों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की स्थिति और विभागवार कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र नागरिक तक सरकारी योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए ताकि कोई भी जरूरतमंद वंचित न रहे। साथ ही उन्होंने 1 जुलाई से देश भर में शुरू होने वाले वीबीजी रामजी अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की और इसे पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जाए और प्रत्येक गांव, प्रत्येक परिवार तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित क्षितिज कार्यक्रम में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा, सीए प्रोफेशनल्स न केवल आयकर और जीएसटी जैसे वित्तीय नियमों के पालन में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण मानकों के अंकेक्षण में भी सजग रहकर कार्य करें, जिससे कि विकास के साथ जलवायु संरक्षण सुनिश्चित हो सके। राज्यपाल ने सीए विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ पारदर्शिता और कानून की मर्यादा में रहकर ही कार्य करने का आह्वान किया। तो वहीं उन्होंने सीएसआर के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक विकास के क्षेत्रों में भी अधिक प्रभावी योगदान देने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संगठनों को ऐसे सुझाव दिए जाएं जिससे कि समाज के वंचित वर्गों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। कार्यक्रम में राज्यपाल ने इस स्मारिका क्षितिज का विमोचन किया और विद्यार्थियों को भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ने का संदेश दिया। जयपुर में शनिवार को लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान सप्त शक्ति कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक एवं प्रशासनिक विषयों पर संवाद हुआ। मुलाकात सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। राज्यपाल ने भारतीय सेना के कार्यों और राष्ट्र सेवा में उनके योगदान की सराहना की। ये भेंट प्रदेश में सेना और प्रशासनिक समन्वय को और मजबूत करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगे भी संवाद जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में हो रहे तेज विकास को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, भारत 2030 तक 500 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जबकि राजस्थान 200 गीगावाट के लक्ष्य के साथ देश में सबसे पहले ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में भूमि और सूर्य प्रकाश की अधिक उपलब्धता के कारण ये राज्य बिजली उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा और भविष्य में बिजली बेचने वाला प्रदेश भी होगा। सीपी जोशी ने डिजिटल इंडिया और सौभाग्य योजना के तहत बिजली व इंटरनेट कनेक्टिविटी के विस्तार की भी सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग के संरक्षण और अतिक्रमण मामलों में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक 500 गीगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अकेले राजस्थान 150 से 200 गीगावाट का टारगेट लेकर चल रहा है और 2027 तक देश भी आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में होगा। राजस्थान सबसे पहले होगा क्योंकि यह हमारे पास जमीन है, हमारे पास सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा आती है। तो पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके माध्यम से अब सस्टेनेबल लाइन भी बन रही है, बैटरी बैंक भी बन रहा है। तो राजस्थान 2027 तक बिजली बेचने वाला प्रदेश बन जाएगा। 12 वर्षों में अनेक क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सड़क योजना वहां से उठ सके। बिजली और इंटरनेट के मोर्चे पर भी रिकॉर्ड काम हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली पहुंची है हर गरीब के घर पर और 2.14 लाख ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल इंडिया को जोड़ने का उस योजना के चित्तौड़गढ़ में हमारी
एक विश्व विरासत है। इसको संरक्षण करना, इसको बचाए रखना, ये हमारी सबकी प्राथमिकता। जयपुर में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने की, जिसमें राज्य सरकार, एचपीसीएल और एचआरआरएल के वरिष्ठ अधिकारी हाइब्रिड मोड में शामिल हुए। बैठक के दौरान राज्य में सरकारी भूमि पर नए रिटेल आउटलेट स्थापित करने की प्रगति की समीक्षा की गई। अब तक 304 साइट्स की पहचान की जा चुकी है, जहां नए पेट्रोल पंप और रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। एचपीसीएल ने इस परियोजना में लगभग 400 करोड़ रुपए के निवेश की योजना प्रस्तुत की है। इसके साथ 31 जुलाई तक लीज पर साइट आवंटन के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में एचआरआरएल द्वारा राजस्थान में ईंधन खरीद के लिए प्राथमिकता आपूर्तिकर्ता का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने सभी प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी थाना क्षेत्र के बोचरदा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ा, दोनों ओर से लाठी डंडों से जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसमें महिलाओं सहित 5 से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को डुंगरा छोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार कुछ घायलों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक व्यक्ति के हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। घटना की सूचना मिलते ही कसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों से जानकारी जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बनावी रही है जबरदस्ती हो, हमें केस भी लगा दिया, पाबंदी भी करी, तो भी जबरदस्ती बनावी रहा। अच्छा, बैंक हमने सुना है बैंक से लोन भी लिया था। हाँ, ये अगर लेता था मैं ऐसी भी। थाने में गए थे? थाने में 2 बार गए। अच्छा, चलो, क्या चाहते हो? ये तो नाच पड़ी रहा। तुम क्या चाहते हो? हम तो हमारे तो जगह ली थे, बस हमारे डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पादरड़ी गांव में नदी किनारे स्थित वाटर वर्क्स की एक खुली कोठरी में 20 वर्षीय युवक का शव बेल्ट के फंदे से लटका मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार युवक राकेश शनिवार को मजदूरी के लिए घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद रविवार सुबह कोठरी में उसका शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कावा पिता बेमा बगोरा मेड़ा निवासी पादरडी ने रिपोर्ट दी कि मेरा पुत्र राकेश पिता कावा निवासी पादरडी चोरी करने पादरडी गया हुआ था, घर पर नहीं आया। आज सुबह पता चला कि इनका पुत्र नदी के किनारे कोठरी बनी हुई है, उसमें फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ है। जिस पर इन्होंने जाके देखा तो वो मर चुका था। आगे रिपोर्ट दी है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। धौलपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 पौना, 1 एयरगन, 2 मैगजीन, 54 जिंदा कारतूस और 1 बाइक बरामद की है। सीओ सिटी कृष्णाराज जांगड़ ने बताया, एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में चल रहे अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक बाइक पर हथियार बेचने की फिराक में कंचनपुर रोड की ओर जा रहे थे। इसकी सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगे, लेकिन अरुआ रोड के पास उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान अवैध हथियार मिलने पर दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लेकर हथियारों के स्रोत और सप्लाई नेटवर्क की जाँच की जा रही है। बस्सी से खबर, काले हनुमान जी के पास पेड़ से लटका मिला युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती कल दोपहर 3 बजे पीहर जाने के लिए घर से निकली थी।
इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं। मौत के कारणों की हर पहलू से बारीकी से जांच की जा रही है। मामले की जांच तेज की गई है। वहीं पुलिस जो है बारीकी से गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत करीब 100 नर्सिंग कर्मियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में कर्मचारियों का धरना 5वें दिन भी लगातार जारी रहा। प्रदर्शनकारी नर्सिंग कर्मियों ने सागवाड़ा विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सेवाएं बहाल कराने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल में 242 स्वीकृत पदों के मुकाबले वर्तमान में करीब 138 नर्सिंग कर्मी ही कार्यरत हैं और ऐसे में 100 अनुभवी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उनका कहना है कि सभी नर्सिंग कर्मी वर्षों से आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू और आपातकालीन सेवाओं सहित विभिन्न वार्डों में कार्य कर चुके हैं और कोविड काल में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है, यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। द्वारा CSR रूल 2022 के तहत जो नर्सिंग ऑफिसर नर्स ग्रेड द्वितीय की जो भर्ती की गई थी, उसके तहत 242 लोगों को यहाँ पर डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दी गई थी। उसके तहत आज दिनांक तक सुनने में हमारे पास जो प्राप्त सूचना है उस अनुसार यही पता चला कि अभी तक 138 से 139 कर्मचारियों ने ही अभी तक अपनी उपस्थिति प्रदान की है, जिसके एवज में हम लोग जो कार्यरत 100 नर्सिंग कर्मी थे उनकी यही मांग है कि कार्यरत कर्मचारी थे वो जो 100 से अधिक जो रिक्त पद रहे हैं उनकी सेवा पाएं। प्रतापगढ़ जिले में मानसून ने शानदार दस्तक देते हुए मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया। शनिवार को तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश ने पहले रिमझिम फुहारों और फिर झमाझम बारिश का रूप लिया, जिससे कि भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और पूरे शहर का वातावरण तरोताजा हो गया। सड़कों पर ठंडी हवाएं चली, बच्चे बारिश का आनंद लेते नजर आए और लोगों ने मानसून की पहली अच्छी बारिश का स्वागत किया। इस बारिश से किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है। लंबे इंतजार के बाद हुई अच्छी बारिश से खरीफ फसलों की बुवाई का रास्ता साफ हो गया है। किसानों का कहना है यदि आगे भी अच्छी बारिश जारी रही तो इस बार बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। मानसून की पहली बारिश से पूरे जिले में नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। बांसवाड़ा जिले के मानसून की पहली बारिश ही जोरदार बारिश हुई। बागड़ क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। करीब 1 घंटे तक चली तेज बारिश और हवाओं के चलते लंबे समय से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत पहुंची। बारिश के बाद खेतों में नमी बढ़ने से किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई है और खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियों को गति मिलने की अब उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन गई, जिससे कि नगर परिषद की तैयारियों पर सवाल अब खड़े हो गए हैं। तो वहीं कई सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई है। सिरोही जिले के आबू रोड में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सिरोही द्वारा छात्रों की गूंज जन प्रस्तुति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ज्ञानदीप भवन, HG इंटरनेशनल स्कूल रोड, मानपुर में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, युवा, कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बड़ी स्क्रीन के माध्यम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संदेश प्रसारित किया गया। जिला प्रभारी अंजना मेघवाल ने कहा, युवा आज कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने अपनी समस्याएं साझा की और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की आवाज को संगठित कर उनकी समस्याओं को प्रमुखता से सामने लाना रहा। अगर हम बात करें नीट के पेपर की, जो अभी हाल ही में जो लीक हुआ, उसमें जो सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर 5,000 से लेकर 30,000 तक में पेपर बिका है। राजस्थान में 30 लाख में पेपर बिका है
और जब छात्रों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि 25 लाख से लेकर 40 लाख तक उस नीट के पेपर के उन्होंने पैसे दिए हैं। इसके बाद किसी का भी अपने सरकार से जो कोई भी इसका जवाब नहीं आया है। सीबीएसई की बात करें, जो आजकल ऑन स्क्रीन मार्किंग की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि उसमें मतलब वो उसको भी प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि अगर कुछ स्कैन अगर ढंग से नहीं हुआ है, धुंधला है, तो ऐसे 12वीं कक्षा के 17 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसमें पुनर्मूल्यांकन की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन वो गति इतनी धीमी है कि तब तक कॉलेजों में एडमिशन हो जाते हैं। आप सोचिए ये आंकड़ा 17 कोई सैकड़ों में नहीं। कोटपुतली बहरोड जिले के जोधपुरा कल्याणपुरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा हिंसक संघर्ष में बदल गया। इस घटना में 3 महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज राजकीय बीडीएस अस्पताल में जारी है। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें जयपुर रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। परिजनों के अनुसार एक पक्ष के कई लोग कई कैंपर गाड़ियों में सवार होकर गांव पहुंचे और जबरन रास्ता निकालने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों में विवाद बढ़ गया। आरोप है इस दौरान ट्रैक्टर, लाठी और सरियों से हमला किया गया और एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास हुआ। परिजनों ने गोली चलने का दावा किया, हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आदमी 1-2 आदमी थे और सब छूटे हुए थे, 1-2 आदमी और थे जो थे, और बाद में भागवा गए तो उनको पहले ही तार फोड़ दी उनकी सबकी, और कम से कम 20-25 आदमी आए थे, 2-3 गाड़ी आई थी और फायरिंग आती हुई थी। पिस्तौल देसी कट्टा था कि क्या था जो फायरिंग हुई है ना, जब आसपास के आदमी हो रहे हैं। उनके पास बंदूक भी थी? बंदूक थी उनके पास। कितने लोग घायल हुए? कम से 20-25 आदमी थे। अभी कितने लोग यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हैं? हॉस्पिटल में 6 आदमी। इन्होंने 4-5 दिन पहले भी पुलिस बल का भी प्रयोग किया, फिर भी मैं जो भी कानून इनका पहले से कोर्ट में भी मामला चल रहा है, विचाराधीन मामला है। अभी तानाशाही जबरन रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 4-5 रोज पहले भी इनको हुआ था, पुलिस भी गई थी मौके पे। फिर आज ये क्या था, दोपहर 12-1 बजे के समथिंग सारे अपने काम पे चले गए थे बाहर, तो पीछे बच्चे और महिलाएं थी, तो नकाब बॉक्स बदमाश आए 3 कैंपर भर के और इनसे मारपीट की। एक ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया तो एक लेडीज ट्रैक्टर भी चढ़ गया। एक कोई फायरिंग की घटना। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील सुबोदिया ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू, SICU, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड, सर्जिकल वार्ड और मेडिकल वार्ड सहित विभिन्न विभागों का दौरा कर मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। संयुक्त निदेशक ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने, वार्डों की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। वहीं कुछ वार्डों में रिकॉर्ड संधारण को लेकर बेहतर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक रिकॉर्ड समय पर अपडेट रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उपचार की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के कई वरिष्ठ डॉक्टर अधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण किया है जिसमें मैंने आईसीयू देखा है, SICU देखा है, जनरल वार्ड्स देखे हैं, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड देखे हैं। वार्ड में साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और मैं इनको कहना चाहूँगा कि इसे ये मेंटेन रखें। इसमें जैसे वार्ड में कुछ रिकॉर्ड्स की जो है, कुछ रिकॉर्ड कीपिंग में कुछ एक रिकॉर्ड नहीं थे, जिनको मैंने इनको अपडेट करने के लिए भी निर्देशित कर दिया। बूंदी में शनिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और बूंदी जिले के प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र सिंह सिद्धू ने कहा कि भारत सरकार की लापरवाही और विफलता के कारण लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिसमें परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ती हैं और छात्रों को भारी पीड़ा भी होती है। उन्होंने आरोप लगाया देश भर में पेपर लीक माफिया सक्रिय हो गया है। कोटा बूंदी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा कि पेपर लीक से छात्रों में आक्रोश है और ये शिक्षा व्यवस्था पर भी कलंक है।
तो वहीं चरमेश शर्मा ने कहा कि मेहनती छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि कुछ लोग पेपर खरीदकर चयनित हो जाते हैं। पीसीसी सदस्य सतीश शर्मा ने बताया कि आने वाले समय में कोटा में छात्रों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आज का जो ये कार्यक्रम है छात्रों की गूंज, जिसकी शुरुआत कोटा संभाग से श्री राहुल गांधी जी ने की थी। यह कार्यक्रम 2 एस्पेक्ट पे काम कर रहा है। पहला कि शिक्षा व्यवस्था जो सिस्टम है जिसे बदलना चाहिए, जो छात्रों को रोजगार प्रदान करे। और आज हालात विकट है, देश में नौजवान चिंतित है, देश का आम आदमी चिंतित है, देश की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। मैं आज इससे हटकर बात नहीं करना चाहता। 4 दिन बाद आप देखेंगे भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ इस मुल्क में कितना बड़ा आंदोलन और असंतोष पैदा होने वाला है। और अगर नहीं समझा तो आने ये ट्रेड डील अप्लाई होने के आने वाले 10 सालों में भारत के किसान और पशुपालक के सामने जिस तरीके की विकट परिस्थितियां आर्थिक रूप से खड़ी होने वाली है, शायद इस मुल्क ने कल्पना ही नहीं की। एक तरफ स्कूल बंद, परीक्षाओं में अव्यवस्था, पेपर लीक और सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। एक परीक्षा का खर्चा सरकार के लिए कुछ आंकड़ा हो सकता है, लेकिन जब बच्चा पढ़ाई की तैयारी करता है वो पैसा किसका है? उठा भाई मेरे पास जब नीट की परीक्षा की तैयारी करने एक बच्चा आता है तो 10,000 रुपये महीना का तो उसको किराया। मलहोत्रा जिले में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे और रिफाइनरी शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान शनिवार शाम मलहोत्रा पंचायत समिति परिसर से जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव एवं पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने जिले भर में स्वच्छता को जन आंदोलन के रूप में चलाने का आह्वान किया और सभी ग्राम पंचायत कार्मिकों को अपने अपने मुख्यालय पर नियमित साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की भी भावना को आगे बढ़ाते हुए पूरे जिले को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। वहीं अभियान के तहत ग्राम पंचायत, सरकारी कार्यालय, स्कूल और साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भी विशेष सफाई कार्य किया जाएगा ताकि प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व जिले को व्यवस्थित और स्वच्छ स्वरूप दिया जा सके। विधानसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में इन 4 तारीख तक सफाई का संदेश देकर के और किस प्रकार हमारे इस प्रधानमंत्री जो इस धरा पर आ रहे हैं तो उनके आगमन की तैयारी के लिए हम स्वच्छता का संदेश भी दें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सफाई का जो है आमजन को दिया है, उसी मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए सफाई का हमने जो मूल मंत्र हमने आम जनता को प्रेरित करने के लिए और जिस प्रकार अभी पंचायत समिति पर परिसर के अंदर और यह सफाई अभियान का जो शुभारंभ करके और जिस प्रकार किया गया है, अनवरत पूरे सप्ताह यह सफाई अभियान संपूर्ण पचपदरा विधानसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में यह चालू रहेगा और आम जन को सफाई के प्रति जागरूक होकर के कि भाई मोदी जी का जो संदेश है वह आम जन अपनाए और जिस प्रकार इस पूरे क्षेत्र को साफ सुथरा रखें और फिर इसके साथ साथ में हमारे इस क्षेत्र को वापस हरा भरा और बहुत ही जिस प्रकार बरसात ऋतु अब शुरू होने